नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं अपने इस चैनल पर हम हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी प्रमाणित पुस्तकों के माध्यम से करते हैं। इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसके अंतर्गत हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीतिकाल, यानी भक्ति काल तक हम पढ़ चुके हैं। इसमें रीतिकाल के अंतर्गत भी भक्ति काल का रीतिकाल में रूपांतरण, इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं कक्षा को। पहली बार यदि चैनल पे है तो पूर्व की कक्षाएं क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देती हूँ, तो वहाँ से आप क्लिक करके भी डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे पहुँच सकते हैं। बाकी आपको चैनल की प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी अपने हिसाब से, ठीक है। तो हिंदी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर या टीजीटी पीजीटी किसी भी राज्य से आप दे रहे हो, प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। कल हमने भक्ति काल का रीतिकाल में रूपांतरण कैसे हुआ, इससे संबंधित शुक्ल के विचारों को भी जाना और रामस्वरूप चतुर्वेदी के विचारों का भी जाना। अब भाषा के स्तर पर क्या बदलाव हुए इसको देखने, इसके साथ आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। चतुर्वेदी साहब क्या लिख रहे हैं कि भाषा के स्तर पर रीतिकाल का कवि या तो पूरी तौर पर सफल होता है या फिर एक कलाबाज होकर रह जाता है। मध्यम स्थिति की छूट उसके लिए शेष नहीं रहती। घनानंद रीतिकालीन मनोवृत्ति के श्रेष्ठतम अंश का प्रतिनिधित्व यह कहकर कर देते हैं कि मोही तो मेरे कवित्व बनावत। ये पंक्तियां आपको शुक्ल की बुक में मिल जाएंगी, फिर भी कई बार पूछ ली गई हैं तो नोट कर लीजिए। घनानंद की पंक्ति, इससे आप देख लेंगे कि घनानंद ने रचना किस शैली में की, कवित्वों के रूप में अपनी रचना की है। पदों में कवित्व का प्रयोग किया है, छंद का प्रयोग, कवित्व छंद का प्रयोग किया है। दोबारा देख लेंगे कि मध्यम स्थिति की छूट इसकी नहीं है, उन कवियों के लिए नहीं है। अब इस आधार पर घनानंद को प्राय स्वच्छंदतावादी कहा जाता है। रीति मुक्त धारा का हम कहते हैं ना, और किसी सीमा तक वे हैं भी, पर यह उक्ति कविता की एकदम आधुनिक व्याख्या के निकट है, जहां रचना एक स्वायत्त जैविक प्रक्रिया के रूप में उठ खड़ी होती है। रीति और स्वच्छंदता अपने में ही विरोधी पद हैं। फिर यह दृष्टिकोण तो और आगे तक जाता है। इस दृष्टि से अपेक्षा स्तर परिदृश्य पर भी रीतिकाल के अपने वैविध्य हैं, अपनी अलग विशेषताएं हैं। रीतिकालीन काव्य का आकर्षण समाज में क्यों बना रहा, इस प्रश्न से आलोचक और इतिहासकार बार बार उलझते हैं और घूम फिरकर एक ही समाधान उभरता है कि इस काव्य की श्रृंगारता को गाढ़े रेखांकित करके। रीति कवि की मानसिकता का विश्लेषण करते हुए अभी यह लक्षित किया गया कि रीतिकाल में कवि ईश्वर और मनुष्य दोनों को मनुष्य रूप में चित्रित करता है। कवि ईश्वर और मनुष्य, तो रीतिकाल का ही तो श्रृंगारिक वर्णन था ना, जिसने राधा कृष्ण को ईश्वर की पदवी से लाकर सामान्य स्त्री पुरुषों का सा उनका श्रृंगारिक चित्रण हो गया है ना। और क्या मान के रह गए, उस परम योगी राज जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, जो इतना कुशल कूटनीतिज्ञ, जो इतना कुशल योगी समाधिस्थ व्यक्ति, उसको हमने क्या मान लिया, ब्रज में रास रचाने वाला एक छलिया। और कुछ घटिया लोग तो ये तक कह के ब्रज की स्त्रियों के साथ वो संगम, मतलब बहुत घटिया स्तर पर उन शब्दों का प्रयोग हमारे प्रभु के लिए कौन से काल के काव्य में हुआ। ये रीतिकाल का काव्य, रीतिकाल के जस्ट बाद आधुनिक काल आ गया। तो हमने जो पढ़ा वो रीतिकाल के कवियों को पढ़ा, जो जाना हम अपने साहित्य से ही तो जानते हैं। अब कौन ये सामान्य जनता को सच बताएगा कि हमारे कृष्ण वो हैं ही नहीं जो वर्णित हैं, कोई नहीं बताएगा ना। या कोई इतना उत्कृष्ट कवि आज के ज़माने में रहे जो एक ऐसी जो है विशिष्ट रचना कर पाए, इतनी भारी स्तर की रचना कर पाए, जो आजकल तो देखने को मिल नहीं रहे मुझे। कुछ हैं वो सब अधिकतर यश प्राप्ति के चक्कर में लगे हुए हैं, बाकी हैं वो इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो हिंदी के लिए तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। और वो भी कोई नई रीति का परिपालन तो करना नहीं चाह रहे। जो वर्तमान के अच्छे कवि हैं वो भी वर्तमान विषयों पर, मतलब प्रासंगिक विषयों पर लिख रहे हैं और अधिक से अधिक धन कमाना या यश प्राप्ति की लालसा रह रही है। तो उस तरीके का, जैसे हरियोध हो गए, जैसे मैथिली शरण गुप्त हो गए, आपके दिनकर हो गए, मतलब और भी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। उस तरीके का समर्थ कवि अभी देखने को नहीं मिल रहा, जो जिनसे हम आशा करें कि हमारे प्रभु को वास्तविक रूप में जनता के मन में प्रतिष्ठापित कर पाए। आगे बढ़ते हैं, तो ये दुख की बात है। रीति काल में कवि ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण करता है। इस प्रक्रिया में रीति काव्य का एक नया दुरुखा स्वरूप बनता है।
उनके चित्रण में राधा कृष्ण और सामान्य प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। जब जैसी मन स्थिति हुई वैसी ही अनुभूति निथर गई। प्रेम के दौरान यूं भी देवता सबसे अधिक मनुष्य है। प्रेम के दौरान, अब ये लिख लीजिए आप, स्वयं चतुर्वेदी की ये अपनी उद्भावना है ना, बहुत कुछ तो शुक्ल का है इस बुक में, लेकिन ये स्वयं की है। प्रेम के दौरान यूं भी देवता सबसे अधिक मनुष्य है। अर्थ संश्लिष्टता यहाँ भाषा के स्तर पर विकसित नहीं है, पर पाठक या श्रोता के आस्वाद में उस प्रेम के अलग अलग यादृच्छिक रूप हैं, जिन्हें लौकिक या अलौकिक दोनों कहा जा सकता है। एक सामान्यतः धर्म भीरू समाज को काव्यास्वाद की बहुत बड़ी सहूलियत मिल गई। रीतिकालीन श्रृंगार चित्रण की यह अपने में विशिष्टता है। आकर्षण का यह एक दूसरा कारण यह है कि रीतिकालीन काव्य भले राज्याश्रय में लिखा गया हो, ये ग्रंथ आश्रयदाताओं को समर्पित हों या उनका नामकरण इन कृपालु शासकों के नाम पर हुआ हो, जैसे हिम्मत बहादुर, वीरदावली है ना, जगत विनोद, तो बहुत सारे हैं, हुआ हो, पर वे उनके साहित्य शिक्षा के लिए रचे गए हों। पर इन मुक्तकों में अंकित जीवन प्राय 100% सामान्य गृहस्थ घरों का है। सामान्य गृहस्थ घरों का ये विशेषता है। ये नायक नायिका, राजा रानियां, राजकुमारियां नहीं, वरन साधारण गोप गोपियां, खाते पीते घरों की युवतियां हैं, जिन्हें उस युग का मध्य वर्ग कहा जा सकता है। वीरगाथा काल के काव्य में श्रृंगार के उपकरण राजी और सामंती जीवन के चित्र थे। रीतिकाल का श्रृंगार पूरा का पूरा इस मध्यम वर्ग पर आश्रित है। यह इन दोनों कालों में प्रचलित क्रमशः प्रबंध और मुक्तक विधान के अंतर से जुड़ी हुई स्थिति है, क्योंकि रीतिकाल में मुक्तक खूब लिखा गया और आदिकाल में प्रबंध। प्रबंध का नायक राजन्य वर्ग का होगा, मुक्तक का चरित्र मध्यम वर्ग का। समाज के इस वर्ग की श्रृंगारिक जीवन और कभी कभी उसमें पलते व्यभिचार का सूक्ष्म चित्रण का ब्यौरा इन कवियों ने किया है। व्यभिचार का वर्णन भी कवि कर गए हैं, यानी जब श्रृंगारिक वर्णन अपनी अश्लीलता की हद पर पहुंचता है तो फिर वो व्यभिचार हो जाता है, क्योंकि वहां काव्य का प्रयोजन सुंदरता का अंकन न होकर अति वास्तविकता या अति यथार्थ पर पहुंच जाता है, तो फिर वो घृणास्पद हो जाता है। रीतिकालीन काव्य की तुलना उर्दू शायरी से हो तो यह स्वाभाविक है, यद्यपि इस तरह के ब्यौरेवार अध्ययन कम हुए हैं। राज्याश्रय में रचना, मुक्तक विधान, चमत्कार प्रियता, श्रृंगार चित्रण, रीति निर्भरता, ये ऐसे तत्व हैं जो रीति काव्य और प्राय उसी के समानांतर चलने वाली उर्दू शायरी में समान रूप से मिलेंगे। रीति परंपरा के श्रेष्ठ कवि हैं देव, घनानंद, पद्माकर। ठीक है, 3 को माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी रीति काल में किसे सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं? एक तो देव को, जिनके 23 ग्रंथ माने हैं किसने? शुक्ल ने। फिर घनानंद को, जिन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा है, और फिर पद्माकर को। वैसे रीतिकाल के अंतिम कवि हैं पद्माकर। और उर्दू के 2 बड़े शायर मीर और गालिब। मीर, गालिब, और ये किस किस को बता रहे हैं? एक तो घनानंद को इन्होंने लिया है, दूसरा देव को लिया है, और तीसरा इन्होंने लिया है पद्माकर को। ठीक है, तो ये इनको बता रहे हैं बड़े कवि। इसके अलावा ये लिखते हैं कि 1724 से 1725 से 1825 ईस्वी के बीच के 100 वर्षों में समकालीन और कार्यरत थे। 1750 के आसपास मीर, देव, घनानंद लिख रहे थे, और उसके बाद 1825 के आसपास पद्माकर और गालिब। ये एक ही भाषा क्षेत्र के कवि थे, यद्यपि उनकी काव्य भाषा, प्रयोग विधि और काव्य परंपरा में अंतर था। रोचक बात यह है कि बोलचाल के रूप में उर्दू हिंदी से अलग नहीं है। ब्रज, अवधी और भोजपुरी, मालवी की तुलना में उर्दू आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के कहीं अधिक निकट है। उच्चारण और व्याकरण दोनों दृष्टियों से परकाव्य भाषा के स्तर पर उनके रूप अलग हो जाते हैं। उर्दू काव्य भाषा की विशिष्टता इस बात में है कि संप्रेषण के लिए विशेषतः अपने प्रधान काव्य रूप गजल के संबंध में वह भाषा को सीधे साधे रूप में प्रयुक्त करती है। उर्दू कविता पर बातचीत, इस पुस्तक में रघुपति सहाय फिराक कहते हैं कि सुगमता और सरलता के साथ पेचीदा से पेचीदा बातें, नाजुक से नाजुक ख्याल कहे गए हैं। तो ये रघुपति सहाय, जिन्होंने अपनी उर्दू के लिए फिराक नाम उपनाम रख लिया था।
इस संदर्भ में उसकी स्थिति बहुत कुछ अद्वितीय है। प्राय सभी विकसित काव्य भाषाएं बिंबों अथवा भाव चित्रों का प्रयोग करती हुई व्यंजना के माध्यम से संप्रेषण करती है। उर्दू भाषा में लाक्षणिक प्रयोगों की बहुलता तो मिलती है, पर उर्दू में लक्षणा से बोलचाल की भाषा के तेवर में मुहावरा बनता है, बिंब नहीं। इसलिए उर्दू कविता में साफ गोई को काव्य भाषा का मिजाज माना जाता है। इस साफ गोई के कारण उर्दू कविता का आस्वादन समाज के ऊंचे नीचे विभिन्न स्तरों पर संभव रहा है। उसकी लोकप्रियता असंदिग्ध रही, पर इससे उर्दू काव्य भाषा की अभिव्यक्ति सामर्थ्य सीमित जरूर हो गई। हिंदी काव्य में अभिव्यक्ति की सरलता और सादगी को प्रश्रय मिला है, पर सूक्ति काव्य के सीमित क्षेत्र में रहीम या कभी कभी बिहारी की सूक्तियां बड़ी मर्मस्पर्शी मानी जाती हैं, पर इतने पर भी सूक्ति काव्य को काव्य के मुख्य क्षेत्र से बाहर रखा गया है। हिंदी और उर्दू की काव्य भाषा में एक संबंध अंतर और है। एक साथ ही बाजार और दरबार की भाषा रहने के कारण उर्दू काव्य भाषा बोलचाल की भाषा से दूर नहीं हुई। उसके अपने पूरे नाम जवान ओद्रुई मुअल्ला में बाजार और दरबार दोनों झलकते। तो उर्दू का पूरा नाम क्या है? जवान उर्दुई मुअल्ला में बाजार और दरबार दोनों झलकते हैं। उर्दू शायर शेर लिखते नहीं, कहते हैं, क्या ना, शेर कह रहे हैं। फलतः उर्दू काव्य भाषा का मूल तत्व तो मुहावरे में जितना है उतना बिंब में नहीं। सामान्यतः काव्य भाषा की व्यंजना क्षमता दूर तक प्रतीकों और बिंबों के आश्रित रहती है। लक्षणा पर आधारित मुहावरा, बात का उठना बनना, चलना बिगड़ना, संभलना आदि मूलतः बोलचाल की भाषा का गुण है। इस संदर्भ में उर्दू की स्थिति अन्य काव्य भाषाओं से अलग है। हिंदी तथा अन्य काव्य भाषाओं में संज्ञा अथवा नामवाची शब्दावली का अधिक महत्व होता है, क्योंकि ऐसे शब्द सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़े रहते हैं। दूसरे कविता की रचना प्रक्रिया में प्रतीक, बिंब आदि का विधान इस नामवाची शब्दावली के आधार पर होता है। पर्यायों से भी वहाँ कुछ सुविधा होती है, पर उर्दू में सहायक क्रिया तथा कुछ अव्यय शब्दों के साथ बनने वाले मुहावरे का विशिष्ट महत्व है। जहाँ अरबी फारसी से गृहीत बहुत सी तत्सम संज्ञाएं तो बहुत बार सीधे समझी भी नहीं जा सकती, इसलिए कविता की रचना प्रक्रिया प्राय बोलचाल के मुहावरों पर आश्रित होती है, जो उर्दू का वास्तविक रूप है। उदाहरण के तौर पर गालिब के ये प्रसिद्ध शेर की ये पंक्तियां दृष्टव्य हैं। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता तो मैं क्या होता। यह पूरा काव्य अनुभव होना मुहावरे के माध्यम से संप्रेषित हो रहा है। साथ ही एक अन्य मुहावरा या लाक्षणिक प्रयोग डुबोया सहायक स्थिति में फिर होना तथा डुबोया का अपना अंतर विरोध व्यंजना को और तीव्र करता है। पर बोलचाल का मुहावरा बहुत जानदार होने पर भी सभी बात को एक बारगी कहकर खत्म कर देता है। बिंब से जो द्वंद्वात्मक और गतिशील अर्थ प्रक्रिया संभव होती है, वह मुहावरे के माध्यम से नहीं चल पाती। बात कही, अर्थ स्पष्ट हुआ, 2 लाइनों में बात खत्म। लेकिन हमारे हिंदी में ऐसा नहीं होता है ना। एक एक बात के कई कई अर्थ कभी बाद में विद्वान निकाल लेते हैं ना, तो द्वंद्वात्मक और गतिशील अर्थ प्रक्रिया संभव नहीं हो पाती उर्दू में, जो हिंदी में होती है। बहुत कुछ इसीलिए उर्दू की भाषिक संरचना मुक्तक काव्य के अनुकूल है। लंबी कविता या प्रबंध का तारतम्य उसमें प्रभावशाली रूप में विकसित नहीं हो पाता। बात कहीं खत्म हो गई, मुक्तक कहा खत्म हो गया। प्रबंध काव्य में तो बात इस तरीके से आपको लिखनी पड़ेगी। पूरी भूमिका भी आप रश्मि रथी पढ़ रहे हैं तो देखिए कैसे लिखा है, एक पद का संबंध आगे के पद से है। उधर मध्यकालीन दरबारी वातावरण तो यह मुक्तक रचना का एक बाहरी कारण है। वस्तुतः उर्दू काव्य भाषा की प्रकृति स्वयं उसे मुक्तक रूप में ही अधिक अच्छी तरह ढाल पाती। ये कह दे कि अरे दरबारी संस्कृति थी तो इसलिए उर्दू में मुक्तक लिखे गए, नहीं। भाषा की जो उसकी जो प्रक्रिया है वो स्वयं ही उस तरीके की है कि उसमें मुक्तक ही ज़्यादा संभव हो पाए। अर्थ की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के अभाव में एक शेर का संबंध अगले शेर से विषय वस्तु के स्तर पर भले हो, भाषिक स्तर पर नहीं होता। प्रत्येक शेर का काव्य अनुभव अपने में अलग संपन्न होता है। उर्दू का सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली काव्य रूप गजल एक विषय पर कहे गए शेरों का संकलन है, पर पूरी भाषिक संरचना नहीं। तो इसको भी नोट डाउन आप कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। क्या लिख रहे हैं चतुर्वेदी साहब? कह रहे हैं कि गजल एक विषय पर कहे गए शेरों का संकलन होता है, पर पूरी भाषिक संरचना नहीं। आप देखते हो ना, 2 शेर बिल्कुल अलग ही लगते हैं। पूरी गजल में 3-4 शेर होते हैं या 2 शेर, जैसे कोई गजल बनाना चाहे। लेकिन एक शेर 1-2 लाइनों का आगे की उससे कोई विशेष संबंध स्थापित नहीं हो पाता है ना उर्दू में। तो इसके आगे को जो आगे की चीज़ें थोड़ा सा आज का कठिन सा ही रहा, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
ठीक है। अब पूरा वीडियो बनने के बाद लाइट आई है, लेकिन मैं लाइट का इंतज़ार नहीं कर सकती, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको उतना अच्छा नहीं दिख पाता। उसका कारण सिर्फ ये है कि लाइट का आना या ना जाना, कई बार आप लोगों के वीडियो ही नहीं आ पाते। बारिश का मौसम हो या वैसे भी गांव में लाइट की कटौती बहुत ही होती है, तो जब वीडियो नहीं आ पाते तो फिर आप लोग परेशान ही होते हो। कमेंट आते हैं और बुक्स खरीद ली हैं तो पूरी भी करवानी है, तो इसलिए मैं नियमित वीडियो डालती हूँ कि एक बहुत अच्छा बनेगा तो एक थोड़ा कम अच्छा बनेगा, लेकिन दिख तो आप लोगों को रहा ही और आवाज़ मेरी आ ही रही है, तो इस चक्कर में। खैर लाइट आ गई है, तो मिलती हूँ पुनः कोई अच्छा सा वीडियो आपके लिए बनाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोनों चैनल हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला की प्लेलिस्ट चेक करें, कृपया कर इन वीडियोस को आगे शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि थोड़े से व्यूज़ आपके इस चैनल को भी मिलें। बाकी तो आप लोग देखते ही रहते हो कितने से व्यूज़ आते हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क मेरे पड़ता नहीं है। मुझे किताबें पूरी करवानी है, मैं करवाऊँगी, लेकिन हाँ अच्छा लगेगा अगर आप इनको शेयर करें और थोड़े से अच्छे व्यूज़ आएँ, ठीक है। धन्यवाद।